हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर संडे में आपको पाश्चात्य कला से संबंधित जानकारी देती हूँ। पाश्चात्य कला के सिलेबस की वीडियो दे रही हूँ चैप्टर वाइज। तो इससे पहले मैंने प्रागैतिहासिक काल की जानकारी दी, आपको पाश्चात्य कला के प्रागैतिहासिक काल की जानकारी दी, जिसमें स्पेन, फ्रांस, इटली की गुफाओं के विषय में संपूर्ण जानकारी दी थी। अब आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है मिस्र की कला। मिस्र की कला आती है प्रत्यागैतिहासिक काल में, मतलब प्रागैतिहासिक काल के बाद की कला। तो सबसे पहले हम मिस्र की कला को, इसको मैंने दो पार्ट में विभाजित कर दिया है, दो भागों में, क्योंकि एक पार्ट में इस पूरी कला को डिस्क्राइब करना कठिन है। आप चाहे पीजीटी की परीक्षा दे रहे हो या नेट की या टीजीटी की, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पूरा थ्योरिकल समझा दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के मैं क्वेश्चन आपसे पाश्चात्य कला के लेती रहती हूँ लाइव क्लास में। तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया। पूरा आप ढंग से समझिएगा पूरी क्लास को, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, ताकि आप पूरी मिस्र की कला को समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्र का समय, मिस्र की कला का समय जो रहा है वो 3150 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक इसका समय माना जाता है मिस्र की कला का। ठीक है, 30 ईस्वी पूर्व तक इसका समय रहा है। इसे तीन नाम दिए गए। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग स्थानों के लोग अलग अलग नामों से जानते थे। जैसे मिस्र को मिस्र नाम किसने दिया, तो अरब के लोगों ने दिया। एक पॉइंट यहीं से बन जाएगा, मिस्र कौन कहता था, तो अरब के लोग मिस्र को मिस्र कहते थे। इजिप्त, मिस्र को ही दूसरा नाम इजिप्त दिया यूरोपीय लोगों ने। एक और नाम मिस्र का जाना जाता है मिस्रैम। तो ये आपको तीनों नाम मिस्र के याद रखने, चाहे इजिप्त आए, चाहे मिस्र आए, चाहे मिस्रैम आए, ये तीनों नाम कहाँ के हैं, तो मिस्र के हैं। सबसे प्राचीनतम भाषा की बात आती है, अगला पूछ लिया जाता है कि मिस्र की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी थी, तो शामी और हामी थी। इसका पता कैसे चला था, तो आपको बताऊं कि एक रोजेता शिला की खोज हुई थी, जिससे पता चला कि मिस्र की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है, शामी और हामी है। भाषा और लिपि में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो मिस्र की लिपि क्या है, मिस्र की लिपि है पवित्राक्षर। ठीक है, क्या है, पवित्राक्षर या हीरोग्लिथिक लिपि है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हीरोग्लिथिक लिपि या पवित्राक्षर लिपि कहाँ की है, मिस्र की है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या है, आपको बताना है। मिस्र में नगर राज्यों की स्थापना अब हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि जब प्रागैतिहासिक कालीन मानव था वो गुफाओं में रहता था, है ना। अब धीरे धीरे एक कबीला या लोग, 4-5 लोग रहने लगे एक साथ। तो अब उनमें एक नेतृत्व का भी, जो सबसे बड़ा बूढ़ा था या जो बड़ा था, वो नेतृत्व करने लगा। वो क्या कहलाने लगा, सरदार कहलाने लगा। और ये सरदार, अब इसमें आ गया नेतृत्व का भाव, धीरे धीरे राजत्व का भाव। तो वो धीरे धीरे शासक बन गया और यहाँ पर छोटे छोटे कबीलों को एक में मिला दिया गया। कई कबीलों को क्या किया गया, एक में मिला दिया गया। तो ये क्या हो गया, राज्य हो गया। ऐसे मिस्र में कबीलों से राज्यों की निर्माण, राज्यों का निर्माण हुआ। जैसे हम देखें ना, आदिम कबीलों के सरदार राजा अथवा शासक बने। जो आदिम समय में, जो प्रागैतिहासिक काल में हम कहें, जब आदिमानव था, तो वो छोटे छोटे कबीलों में रहता था। आज भी आप आदिवासी जनजातियों को देखें तो वो अपने कबीलों में रहती हैं और उन कबीलों का एक सरदार होता है। अब एक इनसे भी बड़ा हुआ, जो राजा बन गया और इन सब कबीलों को एक में मिला लिया। तो क्या हो गया, नगर राज्य कहे जाने लगे। अच्छा, मिस्र की कला जो है, मिस्र की सभ्यता या मिस्र की कला मृतक संस्कारों अथवा अंत्येष्टि की कला है। मतलब अंत्येष्टि व्यक्ति के मरने के बाद की कला है, क्योंकि इस कला में मरने से ज्यादा, जीने से ज्यादा मरने के बाद का विश्वास करते हैं, या मृत्यु पे ज्यादा ये लोग विश्वास करते थे। सारा जानेंगे आगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ की कला मृत संस्कारों की कला कही जाती है अथवा अंत्येष्टि की कला कही जाती है, तो आप लगा दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, है ना। चलिए, इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम मिस्र से ही लेंगे। देखिए, मिस्र की कला को पढ़ना, ऐसा नहीं है कि मिस्र से कुछ क्वेश्चन नहीं आते। मिस्र से जो क्वेश्चन आएंगे अब आपके छूटेंगे नहीं, क्योंकि इनकी चीजें, इनकी डिटेल आपको बहुत कम मिल पाती है। तो थ्योरिकल वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी, और बनी रहिएगा अंत तक। अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दीजिएगा। प्रमुख नदी, क्वेश्चन आ जाता है, मिस्र की प्रमुख नदी कौन थी, या नील नदी के किनारे कौन सा राज्य या कौन सा देश बसा हुआ था। तो आपको याद रखना है, मिस्र की प्रमुख नदी क्या थी, नील नदी थी। इसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र की कला का प्रधान केंद्र क्या था, कला का प्रधान केंद्र मतलब
कहाँ कला हमें ज्यादा प्राप्त हुई है, या मिस्र के वासी जो थे, जो मिस्र के कलाकार थे, वो कहाँ कला बनाते थे। जैसे हम प्रागैतिहासिक काल में देखें तो कला का प्रधान केंद्र शिलाएं तथा गुफाएं हैं। शिला तथा गुफाएं हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने गुफाओं में चित्रण किया है या फिर शिलाओं पर किया है। कारण क्या है? गुफाओं में रहते थे। अब क्योंकि ये मृत्यु, जीवन से ज्यादा मृत्यु पर विश्वास करते थे, इसलिए इनकी कला का प्रमुख केंद्र क्या है? मकबरा है। क्या है? मकबरा, जिसे हम पिरामिड कहते हैं। ठीक है, मकबरा जिसका विशाल अथवा राजकीय रूप, अब मकबरा छोटे छोटे लोगों के जो बने वो मकबरे कहलाए, और जो राजकीय रूप राजाओं के बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पिरामिड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। विशाल अथवा राजकीय रूप क्या था? पिरामिड था। और अगर हम कहें कि मकबरा, तो मकबरा जहां पर व्यक्ति का शवदाह होता है, तो वो यहीं पर इसके अंदर की भित्तियों पर इन्होंने चित्रण कार्य किया है, यहीं पर दीवालों को चित्रित किया इन्होंने। पूरी कलाकारी, मूर्ति कला, चित्रकला, सारी चीजें हमें मकबरे में मिलती है। तो मिस्र की कला का प्रधान केंद्र क्या था? मकबरा था। अच्छा, इनकी कला की विषय वस्तु क्या रही होगी? जिसको ये उस मकबरे में, उस पिरामिड में दफनाते थे, उसको सृजित करते थे। सृजित इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी पर ये एक विशेष लेप लगाकर उनको रख देते थे, ताकि वो बहुत दिनों तक बॉडी खराब ना हो। बहुत दिनों तक क्या, हजारों वर्षों तक वो बॉडी खराब नहीं होती थी, क्योंकि इनका मानना था कि इस मृत शरीर में व्यक्ति की आत्मा दोबारा प्रवेश करती है ना, उसके कर्मों के अनुसार। तो अब क्या, राजा अथवा शासक का जीवन तो इस आधार पर हम कहेंगे कि मिस्र की कला व्यक्ति प्रधान थी। ठीक है, क्या है? क्या थी? व्यक्ति प्रधान थी। राजा अथवा शासक का जीवन क्या था? तो जो राजा था उसने अपने जीवन में जो भी किया है वो सब ये उसके कब्र पर चित्रित कर देते थे, उसके पिरामिड पर चित्रित कर देते थे। जो भी व्यक्ति है जिसका मकबरा है, तो उसने क्या किया, उसके परिवार के लोग कैसे थे, या उसकी मरने के बाद क्या स्थिति होगी, ये सारी चीजें ये लोग उसी मकबरे पर चित्रित कर देते थे। तो ये व्यक्ति प्रधान कला थी। कहाँ की? मिस्र की। मिस्र की संपूर्ण कला हमें कहाँ प्राप्त होती है? उसकी पुस्तक है मृतकों की पुस्तक। क्या है? मृतकों की पुस्तक, द बुक ऑफ डेड। इसी में यह मिस्र की संपूर्ण कला लिखी हुई हमें प्राप्त होती है। और ये राजा के ये पुस्तक राजा के मरणोपरांत जीवन पर आधारित होती थी, राजा के जिंदा होने पर नहीं। उसके मरने के बाद उसके साथ क्या क्या होगा, उसको कहाँ कैसा जन्म मिलेगा या क्या होगा, उन सारी चीजों को उसके मरणोपरांत जीवन पर आधारित होती थी। कौन सी? द बुक ऑफ डेड, डेथ, या मृतकों की पुस्तक। अच्छा, इस पुस्तक का निर्माण जो होता था, ये भी याद रखना, पेपिरस नामक घास होती थी या पौधा होता था, इसकी छाल से किया जाता था। लिपटवा या स्क्रॉल होता था, मतलब आप उसे लपेट कर एक रोल की तरह रख सकते थे। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से लिपटवा जो होते हैं हमारे, आज भी कुछ लेटर्स होते हैं ऐसे, तो इसको लपेट सकते थे। तो लिपटवा या स्क्रॉल होती थी, और ये पुस्तक वही मिली हमारे पिरामिडों में। पुस्तक का आकार मैंने बता दिया, लिपटवा या स्क्रॉल होता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मिस्र की लिपि की सर्वप्रथम जानकारी, अच्छा लिपि जो हमने अभी बताई पवित्राक्षर लिपि थी, है ना, हीरोग्लिफिक लिपि थी। अच्छा, सबसे पहले इसकी लिपि की जानकारी किसने दी? तो 1798 ईस्वी में नेपोलियन के एक सैनिक अधिकारी थे, जिन्हें रोजेता शिला प्राप्त हुई थी। ठीक है, इस रोजेता शिला से मिलती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि मिस्र की लिपि की सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रोजेता शिला से मिलती है। खोज कब हुई? तो 1798 ईस्वी में हुई। सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, लिपियों को पढ़ने का श्रेय, यहाँ लिख गया है पढ़ाने का, नहीं जी, लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? अब यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो रोजेता शिला पर लिपि मिली थी ना, इसके साथ कई लिपियों का, अन्य लिपियों का भी अंकन था। ठीक है, तो लेकिन इसमें प्रमुख जो लिपि थी वो आपकी मिस्र की लिपि थी। ठीक, पवित्राक्षर लिपि। लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? अब ये लिपियां मिली तो सही, तो इन्हें पढ़ा भी किसी ने। अब यहाँ पूछ रहा है कि इनको पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, तो आपको याद रखना है फ्रांसीसी विद्वान सांपोलियो तथा अंग्रेज विद्वान यंग। यंग और सांपोलियो को आपको याद रखना है। मिस्र की लिपि किसने पढ़ी? तो एक तो सांपोलियो जो कि फ्रांसीसी थे, मतलब फ्रांस से संबंध रखते थे, एक अंग्रेज जो इंग्लैंड से संबंध रखते थे। ये यंग और फ्रांसीसी विद्वान सांपोलियो ने इसको पढ़ा।
सन 1838 ईस्वी में सम्राट खफरे की मम्मी को बाहर निकाला गया। अब मम्मी क्या होती थी, जो राजा मर जाते थे उनकी बॉडी पर विशेष तरह का लेप लगाकर पट्टी लपेटकर उन्हें ताबूत में रखा जाता था, वो कहलाती थी मम्मी। तो अब 1838 ईस्वी में सम्राट खफरे की मम्मी को बाहर निकाला गया। ये क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है, क्यों? क्योंकि खुफू, खफरे और मैकुरे, इन तीनों के पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1880 में पुरातत्वविद जो थे विलियम मैथ्यू फ्लाइंडर्स पैट्री, और इन्होंने क्या किया, खुफू, खफरे, मैकुरे के पिरामिडों की जानकारी संसार को उपलब्ध कराई। पूरे संसार को मैकुरे, खुफू, खफरे और मैकुरे के पिरामिडों की जानकारी किसने उपलब्ध कराई? तो विलियम मैथ्यू फ्लाइंडर्स पैट्री ने करवाई। और कब करवाई? तो 1880 में करवाई। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो 1922 ईस्वी में लॉर्ड कर्नल वान तथा हार्वर्ड कार्टन ने तूतन खामेन के पिरामिड को खोला था। ये भी याद रखना, तूतन खामेन के पिरामिड को किसने खोला था? तो लॉर्ड कर्नल वान तथा हार्वर्ड कार्टन ने। और कब खोला था? 1922 ईस्वी में। ये सारी चीजें आपके पेपर में आ जाती हैं, नेट में कई बार इनका समय लगाने को आ जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि इसे आपको याद रखना है। अब मिस्र की कला को भी 7 भागों में बांटा गया। कला एवं संस्कृति को 7 भागों में क्यों बांटा गया? राजवंशों के आधार पर इसे बांटा गया। ठीक है, ये भी याद रखना है। किस आधार पर बांटा गया? तो राजवंशों के आधार पर इसे बांटा गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग थे, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। इसमें 3 भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय राजवंश एक तो, और दूसरा आपका थीनी राजवंश, जिनमें आप विकास ज्यादा होता है, उनके विषय में। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक अथवा प्राक राजवंशीय युग। 7 भागों में बांटा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लगभग 5000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, प्राक राजवंशीय युग आता है, जिसमें क्या था? अंडाकार गड्ढे के रूप में समाधियां थी, केवल एक गड्ढे के जैसे नॉर्मल। अभी भी हम देखते हैं गांव में या कहीं भी समाधि बनाई जाती तो बस ऐसे अंडाकार बना दी जाती है, मिट्टी पाट के एक गड्ढे के रूप में समाधियों का निर्माण कर दिया गया है। कहाँ? कब? प्रागैतिहासिक प्राक राजवंशीय युग में। ठीक है, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब जब हम देखते हैं कि लगभग 50,000 ईस्वी पूर्व, सॉरी 5,000 ईस्वी पूर्व अंडाकार गड्ढों की समाधियां बनी थी यहाँ पर। तो यहाँ आपको कुछ विशेष नहीं पढ़ना। जब मनुष्य का आरंभ होता है, जब उसके विकास का आरंभ होता है, तो एक कोई भी व्यक्ति खत्म हुआ, उसे दफना दिया और उसके ऊपर ऐसे समाधियां बना दी। वही कलात्मकता धीरे धीरे प्रचलित हुई ना। तो अब क्या हुआ? दूसरा युग क्या था इनका? पहला तो प्रागैतिहासिक अथवा प्राक राजवंशी, मतलब पहले राजवंश के पहले का युग। प्राक अथवा मतलब पहले का, राजवंशों के पहले का युग। ठीक है, तो क्या कहा गया? प्रागैतिहासिक अथवा प्राक राजवंशीय युग। अब आया प्राक फराउनी अथवा प्राक मेम्फाइट युग, मतलब फराउनी अथवा मेम्फाइट युग के पहले का समय। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि 5000 ईस्वी पूर्व से 2850 ईस्वी पूर्व तक ये प्राक फ्राउनी अथवा प्राक मेम्फाइट युग, मतलब फ्राउनी या मेम्फाइट युग के पहले का समय रहा, जिसे दूसरे युग के रूप में बांटा गया। पहला क्या था? इतिहास या राजवंश के युग का पहले का समय, तो मतलब इस समय राजवंशों का भी उदय नहीं हुआ था। प्राक फ्राउनी अथवा मेम्फाइट युग, इस युग में राजवंशों की स्थापना का आरंभ हो गया, तो इसे राजवंशों की स्थापना का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका समय मैंने बता दिया, 5000 ईस्वी पूर्व से 2850 ईस्वी पूर्व तक ये यहाँ तक रहा। ठीक है, 5000 तक रहा या उसी समय रहा। उसके बाद का जो समय आया ना 2850 ईस्वी पूर्व तक, इसे प्राक फराउनी अथवा प्राक मेम्फाइट युग कहा गया। इस युग में राजवंशों की स्थापना हुई, तो इसे क्या कहा गया? राजवंशों की स्थापना का युग। अब आपसे एक सीधा क्वेश्चन कर दे कि राजवंशों की स्थापना का युग किसे कहा गया, तो आप कमेंट कर देंगे, कर दीजिए फिर। इसके बाद आता है तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है फ्राउनी अथवा मेम्फाइट युग। ठीक है, अभी हमने प्राक को देखा, अब फ्राउनी अथवा मेम्फाइट युग, मतलब अब ये ओरिजिनल है यहाँ पर।
इसका समय अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन मैडम आपने इतनी दे दी इसमें से आएगा तो किसे लगाएंगे, तो भाई 2850 आपका सबसे सही होगा। बाकी 3150 से 3000 से ये तीनों समय मिलते हैं और 2850 से, ठीक है। क्योंकि जब हम देखते हैं ना यहाँ पर संक्रमण काल सा होता है, तो 3500 से शुरू होता है, यहीं से हमारा मिस्र का मेन इतिहास शुरू होता है। तो आपको ये याद रखना है, समय इन तीनों में से कोई हो आप लगा सकते हैं, अगर तीनों ही पड़े हैं तो 2850 लगाएंगे। ओके, अब बात आती है कब तक रहा, तो 2050 ईस्वी पूर्व तक ये रहा। कौन? फ्राउनी अथवा मेम्फाइट युग। फ्राउनी क्यों कहा गया? इसमें राजाओं ने जो विविध वंशों की स्थापना होती है वो फ्राउनी अथवा मेम्फाइट युग में होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, फ्राउनी अथवा मेम्फाइट युग में मिस्र में विधिवत राजवंशों की स्थापना हो जाती है। विविध राजवंश जो हम कह सकते हैं विधिवत राजवंशों की स्थापना, ठीक है। मतलब अब आराम से पूरे ढंग से राजवंशों की स्थापना हो चुकी थी और ये प्रमाणित हो गए थे। इसमें क्या था, एक राजा था नारमेर, ठीक है। क्या था? नारमेर नामक राजा के द्वारा छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक राजवंश की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर एक चीज और उल्लिखित हो गई कि छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर क्या बनता था, तो राजवंश। कई छोटे 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 राज्य थे, उनको सबको मिलाया और क्या बना दिया, राजवंश बना दिया। ठीक, किसने बनाया? नारमेर ने बनाया। ये आपको याद रखना है। अब फ्राउनी अथवा मेम्फाइट युग को दो भागों में बांटा गया। कौन सा? पहला थीनी राजवंश और दूसरा प्राचीन राजवंश। इसको भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। थीनी राजवंश में क्या था ये भी आपको देख लेना है। शुरुआत के दो राजवंशों को थीनी राजवंश के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता होगा कि राजवंशों का विधिवत निर्माण कहाँ हुआ? तीसरे में। तो दोनों अलग हैं, ऊपर वाले दोनों आपको नहीं याद रखने, बस इतना याद रखना कि उनके समय में एक में आरंभ हुआ था, एक में कुछ नहीं था। तो अब यहाँ थीनी राजवंश याद रखना है, किसका अंग है? तो फ्राउनी अथवा मेम्फाइट युग का, ठीक है। नारमेर के शासन काल में प्रमुख इन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राजवंशों की स्थापना की थी। अब थीनी राजवंश के विषय में एक चीज और याद रखो, इस युग को दो भागों में बांटा गया, इसको फ्राउनी को थीनी और प्राचीन। अब हम देखते हैं आरंभ के दो राजवंशों को थीनी राजवंश के नाम से जाना गया, मतलब पहला और दूसरा जो राजवंश थे शुरुआत के, इन्हें थीनी राजवंश के नाम से जाना गया। यहीं पर एक नारमेर, जो वही नारमेर, ये वाला नारमेर, नारमेर नामक राजा के शासन काल का प्रसिद्ध नगर क्या था? मेम्फिस तथा सतकारा। मेम्फिस सतकारा था। इसी के नाम पर, इसी के आधार पर इस युग का नाम भी क्या रखा गया? सतकारा रख दिया गया। ठीक है। मेम्फिस नगर की नींव किसने डाली थी? तो सम्राट मेनी ने डाली थी। ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं आपको ऐसा कुछ नहीं दे रही जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो हम जब देखते हैं प्राचीन राजवंश को, तो यहाँ पर ढलाव आकार की थी। तृतीय राजवंश में समाधियों को क्या कहा जाता था? मस्तवा कहा जाता था। सम्राट जोसर ने मेम्फिस के अनेक सुंदर समाधि ग्रहों का निर्माण करवाया था। यही समाधि ग्रह जिन्हें मस्तवा कहा जाता है। विशाल आकार के पाषाण पिरामिडों का सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया? तो आपको ये भी याद रखना, तृतीय राजवंश में सर्वप्रथम पत्थर के पिरामिडों का निर्माण हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पत्थर के पिरामिडों का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ, तो जी सबसे पहले कहाँ हुआ? आपके तृतीय राजवंश में हुआ। ये प्राचीन राजवंश आपके थीनी या फ्राउनी राजवंश का ही अंग है। प्राचीन राजवंश अगर पूछ ले सम्राट जोसर किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? तुरंत बता दीजिए, फ्राउनी या मेम्फाइट युग से संबंधित है। अगर उसमें नहीं है तो प्राचीन राजवंश से संबंधित है। इसके बाद चौथा भाग जो आता है वो चतुर्थ राजवंश है। अब यहाँ पर आपने देख लिया ना कि थीनी अथवा मेम्फाइट युग में कितने राजवंश हैं? पहले से लेके छठे राजवंश तक कुल राजवंश रहते हैं, जिनमें पहला और दूसरा चला जाता है थीनी में, और तीसरा चौथा पांचवा छठा ये सब आपके प्राचीन राजवंश में आ जाते हैं। क्लियर? चलिए चतुर्थ राजवंश की बात कर लेते हैं। 2600 ईस्वी पूर्व से 2480 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। किसका? चतुर्थ मतलब चौथे राजवंश का। अब चौथा राजवंश देख लेते हैं, इसका संस्थापक कौन था? पूछ लेते हैं, चतुर्थ राजवंश का संस्थापक कौन था?
यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सम्राट इस्टेफेरू जो था चौथे राजवंश का संस्थापक था। इसी के जो थे हम कह सकते हैं उत्तराधिकारी, इसी के उत्तराधिकारी तीन, कितने, तीन उत्तराधिकारी, खुफू, खफरे और मैकुरे। इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? इनके विशाल आकार के पिरामिड थे। किसके? खुफू, खफरे और मैकुरे के विशाल आकार के पिरामिड थे। किसके समय में? इस्टेफेरू के। संस्थापक चतुर्थ राजवंश का कौन? सम्राट इस्टेफेरू। ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, सम्राट इस्टेफेरू के समय ये बनवाए गए जो प्रसिद्ध पिरामिड थे ना, ये पिरामिड सामूहिक श्रम, कुशल प्रबंधन और वैभव का प्रतीक माने जाते हैं। अगर पूछ ले तो याद रखना, सामूहिक श्रम, कुशल प्रबंधन और वैभव का प्रतीक क्या माने जाते हैं? तो खुफू, खफरे और मैकुरे के पिरामिडों को माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो पांचवा भाग आता है वो है आपका थीवन युग। क्या? थीवन युग आता है। अब थीवन युग 11वें से 20वें राजवंश तक इसका समय रहता है। 11वें से 20वें राजवंश तक कौन सा युग चला? तो थीवन युग चला, जिसका समय क्या था? तो याद रखना 2050 ईस्वी पूर्व से 1085 ईस्वी पूर्व तक थीवन युग रहता है। ठीक है, थीवन युग, इसके विषय में जब हम देखें तो ये थीव्स नगर के शासकों के संरक्षण में जिस कला का जन्म हुआ तो वो थीवन युग में आती है। थीव्स नगर के शासकों के संरक्षण में जन्मी हुई कला को थीवन युग की कला के नाम से जाना गया। ठीक है, थीवन कला कहलाई। क्या कहलाई? थीवन कला कहलाई। थीवन कला कहलाई। ठीक है, थीवन युग को भी दो भागों में बांट दिया गया। कितने? दो भागों में, और यहीं पर आपके 7 हो जाते हैं। ठीक है, एक तो मध्य राजवंश, ये मिस्र के इतिहास का महान युग है। सीधा क्वेश्चन आता है आपसे, मिस्र के इतिहास का महान युग कौन सा है? तो मध्य राजवंश है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11वें से 17वें राजवंश तक का समय जो था वो आपका मध्य राजवंश में आता है। किस समय तक का? आपका 11वें से 17वें राजवंश तक का समय मध्य राजवंश में आता है। अगला जो है दूसरा इसी का पार्ट थीवन युग का, नवीन राजवंश। ठीक है, तो ये मिस्र के इतिहास का तीसरा महान युग। अब तीसरा क्यों? पहला महान युग कौन सा था? तो आपको अभी पढ़ के आए हो, है ना, मेम्फाइट युग वाला। तो मेम्फाइट युग वाला जो आप पढ़ के आए हैं ना, वो पहला महान युग। और दूसरा महान युग कौन सा? तो आपका मध्य राजवंश। और तीसरा तो नवीन राजवंश। ठीक, फराउनी और मेम्फाइट युग में आप थीनी राजवंश को पढ़ते हैं, वो सबसे बढ़िया था। अब दूसरा ये आपका मध्य राजवंश और नवीन राजवंश जो है मिस्र के इतिहास का तीसरा महान युग है। ठीक है, यहाँ 21वें से 30वें राजवंश तक के राजाओं ने शासन किया, या इसकी समय सीमा क्या रही? 21वें से 30वें राजवंश तक रही। अगला पॉइंट है, थीब्स नामक नगर धार्मिक राजधानी के रूप में विकसित हुआ। नवीन राजवंश में क्या हुआ कि थीब्स नामक नगर जो था इसे धार्मिक राजधानी के रूप में विकसित किया गया। धार्मिक राजधानी, देखिए वो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ में विश्वास करते थे। कौन? आपके मिस्र के लोग। अब इसके बाद आ जाता है आपके मिस्र पर रोमन, यूनानी, बाइजेंटाइन प्रभाव। ठीक है, बाइजेंटाइन कला का प्रभाव, यूनानी कला का प्रभाव, रोमन कला का प्रभाव मिस्र पर आ जाता है। कब? 332 ईस्वी से 661 ईस्वी तक। ठीक है, 332 ईस्वी पूर्व से 661 ईस्वी पूर्व तक, 61 ईस्वी तक रहता है आपके बाइजेंटाइन कला का प्रभाव। 641, मैंने 61 बोल दिया, माफी चाहूंगी, 641 ईस्वी तक इसका समय रहता है। अब क्यों रहता है भाई? तो यहाँ पर अब मिस्र पर यूनानी कला का प्रभाव पड़ने लगा था, और यहीं पर मिस्र की अपनी कला जो है इसका वर्चस्व कम होने लगा। 320 ईस्वी पूर्व के बाद मिस्र में साहित्य, कला तथा विज्ञान की उन्नति हुई। अब यहाँ क्वेश्चन सीधे बन जाएगा, मिस्र में साहित्य, कला, विज्ञान की उन्नति कब हुई? तो 320 ईस्वी के मध्य हुई, के बाद हुई। ठीक है, 320 ईस्वी पूर्व के बाद हुई। ये भी आपको याद रखना है। यहीं पर एक याद रखना, सिकंदरिया नामक नगर जो है यूनानी संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना। यूनानी कला का प्रमुख केंद्र कौन बना? तो सिकंदरिया बना। क्या बना? सिकंदरिया बना। ये भी ध्यान रखना आप लोग।
अगला है यूनानी तथा मिस्र की संस्कृति के समन्वय से एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। सेरेपीत, द कल्ट ऑफ सेरेपीत, आप में से किसी को पता है द कल्ट ऑफ सेरेपीत क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट करिए। फिर मैं अभी आपको बताती हूँ सेरेपीत मत क्या था। ठीक है, सेरेपीत मत क्या था मैं आपको बताऊंगी, लेकिन तब तक आगे बढ़ते हैं। चौथी सदी में मिस्र पर ईसाई प्रभाव का प्रारंभ होता है। मिस्र पर ईसाई प्रभाव भी आने लगा। ठीक है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि किसने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया? किसने कर दिया ईसाई धर्म को राजकीय धर्म? ठीक है, अब सेरेपीत मत क्या था आपको देखिए यहाँ, यूनानी संस्कृति और मिस्र की कला से जिस नई कला का जन्म हुआ उसे कहा गया सेरेपीत मत। मतलब यूनानी कला भी थी और मिस्र की कला भी थी, प्रभाव यूनानी कला का था, सब्जेक्ट या हम कहें विषय हमारे मिस्र का था, तो उसे सेरेपीत मत कहा गया। अब यहाँ पूछते हैं सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म घोषित कर दिया। अब यहाँ पूछते हैं कॉप्टिक कला क्या थी? आपको पता ना कॉप्टिक कला क्या थी? ईसाई धर्म से संबंधित जो कला थी, जो मिस्र में पनप रही थी, तरीका मिस्र का था, सब्जेक्ट ईसाई धर्म वाले थे, तो उन्हें क्या कहा गया? कॉप्टिक आर्ट या कॉप्टिक कला के नाम से जाना गया। ठीक है, कहा मिस्र में जिस कला का जन्म हुआ था। इसके बाद मिस्र में क्या होता है? मिस्र में होता है इस्लाम का प्रवेश। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, मिस्र में इस्लाम का प्रवेश कब होता है? तो 641 ईस्वी। यहाँ देखा ना, यहाँ 41 पूरा हो गया। अब मिस्र में एक इस्लाम का प्रवेश हो जाता है 641 ईस्वी में। तो अब यहाँ पर हमारी सारी टाइम जो 7 भाग थी वो पूरे हो जाते हैं। इस तरीके से जब इस्लाम का प्रवेश होता है तो कलात्मकता पर, विचारधारा पर, चित्रों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अभी आप बने रहिएगा। कुछ पॉइंट्स और इसके बाद अगली जो मिस्र की जानकारी रह जाएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अब हम मिस्र के प्रसिद्ध स्मारक है मिस्र की कुछ बातों के विषय में जान लेते हैं। इसके बाद अभी बहुत एक क्लास और आपको मिस्र की मिलेगी, उसमें मिस्र का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखी है ना, तो आप मिस्र से एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। कहीं से भी मिस्र से कुछ भी पूछ ले, आपका हर टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो मेम्फिस तथा काहिरा जो था ये कहाँ पड़ते हैं पूछा जाता है। मेम्फिस, काहिरा, सिकंदरिया ये सब गीजा में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? मेम्फिस, काहिरा, सिकंदरिया ये सब स्थान है, ये कहाँ पड़ते हैं? गीजा में पड़ते हैं। मिस्र में प्रत्येक नगर में क्या होता था? एक रक्षक देवता होता था। याद रखना, मिस्र के हर नगर का एक रक्षक देवता होता था, जिसे हम ग्रिफिन भी कह सकते हैं, नरसिंह जो होते थे। ऐसे ही एक स्फिंक्स, ग्रिफिन नहीं स्फिंक्स को, वो भी उसी तरीके से एक रक्षक देवता होता था। जीवन से अधिक ये लोग मृत्यु को महत्व देते थे मिस्र के लोग, क्योंकि आप देखेंगे द बुक ऑफ डेथ इनकी सबसे पवित्र पुस्तक थी। तो ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ की संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती थी, मिस्र के लोग क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो जी हाँ, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मिस्र के लोगों के अनुसार शरीर में 2 आत्माओं का निवास था। मतलब ये मानते थे कि एक ही शरीर में 2 आत्माएं रहती हैं। पहली बा, वो कहते थे कि बा जो है शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद, मतलब व्यक्ति के मर जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। स्वच्छंद विचरण करने के बाद वो फिर से शरीर में प्रवेश करती है। कौन सी? बा पहले निकल जाती है शरीर से, पहले निकलती है, फिर पूरा विचरण करती है और घूम घाम के, कहते हैं ना जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आ गए, तो वैसे ही यहाँ आके वो फिर से इसमें प्रवेश करती है शरीर में। ठीक है, और इसीलिए ये लोग शरीर को सुरक्षित रखते थे। ठीक है, और ये बाद में प्रवेश करती है। इसके बाद दूसरी थी का। कौन सी थी? का। तो का जो है शरीर में लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न कराती है, मतलब ज्ञान देती है बॉडी को कि आपने जो भी किया वो सब क्या किया क्या नहीं किया, तो वो सब शरीर को कौन सी आत्मा को कौन सा पार्ट ज्ञान उत्पन्न कराता है? तो का कराता है। अगला पॉइंट, सबों के साथ ये लोग कीमती कलात्मक वस्तुएं रखते थे। भाई इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि ये मानते थे शरीर में 2 आत्माएं हैं, एक लौट के आएगी, तो जब आएगी
तो इनको भूख प्यास लगेगी और उसे अच्छा लगेगा, तो इसलिए ये शवों के साथ कीमती कलात्मक वस्तुएं रखते थे। ठीक है। मिस्र वास्तुओं के अनुसार आकाश की देवी नूत, यहाँ लिखा है लूट, आकाश की देवी नूत, ठीक है, प्रतिदिन अपनी गोद में सूर्य को लेकर जन्म लेती थी। इनका मानना था, मतलब ये इतना ज्यादा इन सब चीजों पर विश्वास करते थे, सूर्य का भी रोज जन्म होता है, रोज मृत्यु होती है, आकाश की देवी जो नूत है, जो सूर्य की माता के रूप में है, वो उसे अपनी गोद में लेकर रोज सूर्य को जन्म देती हैं। ये किनका मानना था? मिस्र वासियों का। मिस्र किसके उपासक थे? तो सूर्य के उपासक थे। ठीक है, मिस्र के लोग सूर्य के उपासक थे। ठीक है, मिस्र में जीवन का प्रतीक राजा तथा जीवन का आधार सूर्य था, ये भी याद रखना। मिस्र में जीवन का प्रतीक राजा तथा जीवन का आधार क्या था? सूर्य था। प्रतीक कौन था? राजा था, और आधार क्या था? सूर्य था। दोनों का अलग अलग अंतर है, दोनों में याद रखना। शिखरों तथा मीनारों, मीनारें किसका प्रतीक थी? मीनारों का प्रतीक कौन था? देवता था। जितना शिखर या मीनार है वो देवता है। ये कौन मानता था? मिस्र के लोग मानते थे। ये पिरामिडों की दीवारों को बहुत ज्यादा अलंकृत करते थे, सजाते थे, क्योंकि इनका मानना था ना कि आत्मा आएगी, तो उन्हें लगता था कि उसके सारे क्रियाकलाप यहाँ अंकित होने चाहिए, तो दीवारों को बहुत सजाते थे। और ये दृश्यों में भड़कीले रंगों का, चटखीले रंगों का प्रयोग करते थे आपके मिस्र के निवासी। ठीक है, तो ये थी आज की मिस्र की जानकारी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये मुख्य दृश्य क्या करते थे? धर्म, कर्म, युद्ध, पीड़ा तथा उत्सव को, 4 दृश्यों को अंकित करते थे। ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, धर्म, कर्म, पीड़ा और उत्सव, उत्सव को ये चित्रित करते थे। कौन? मिस्र के निवासी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाश्चात्य कला का भी पूरा इतिहास में चैप्टर वाइज आपको बताऊंगी। मिस्र के बाद मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के बाद क्रीट व माइसिनिया की कला, क्रीट व माइसिनिया कला के बाद शास्त्रीय कला, शास्त्रीय कला जिसके 4 भाग, यूनानी, रोमन, इट्रस्कन और बाइजेंटाइन, ये सारी कलाएं, और उसके बाद आपको आधुनिक काल के संपूर्ण प्रागैतिक, आपके पाश्चात्य कला के सारे वाद, है ना, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, शास्त्रीयतावाद, उत्तर प्रभाववाद, ये सब के विषय में आपको ये चैप्टर वाइज वीडियो में उपलब्ध कराऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।